नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ, तो आज का टॉपिक होगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध अर्थात इंटरनेशनल रिलेशन। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में और समझने का प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिलेशन, और उसके आयामों को जानने का प्रयास करेंगे। और आज का जो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो चूँकि इस टॉपिक को समझने के लिए आज हम लिखेंगे कम, पहले चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध आखिर होता क्या है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो इसी पे फोकस होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। तो चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉपिक डाल देता हूँ आप सबके सामने। आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध है क्या, इंटरनेशनल रिलेशन है क्या। तो दोस्तों, जब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध को, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपने विश्व इतिहास भी पढ़ा होगा या फिर बहुत जगह बहुत टॉपिक पे आपने ये पढ़ा होगा कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था या जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो जैसे प्रथम विश्व युद्ध की बात करें हम, तो ये प्रथम विश्व युद्ध में कुछ मित्र राष्ट्रों का समूह था और मित्र राष्ट्रों के समूह ने जर्मनी पर कुछ अपनी शर्तों को थोपा था। और वास्तव में अगर हम बात करें तो उस मित्र राष्ट्र के समूह में मित्र तो कोई था ही नहीं। सभी राष्ट्र अपने अपने हितों को साधने के प्रयास में लगे हुए थे। तो ये वहाँ पे तो उस समय का ये जो एक संबंध था, तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं, उसे हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कह सकते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कह सकते हैं उसे हम। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मतलब 20वीं सदी में 1950 के पहले का जो दौर था, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हुआ करती थी। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मतलब ये हो जाता है, जहाँ पे शब्द राजनीति जुड़ जाती है, वहाँ पे अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए और दूसरे राष्ट्र के हितों को अगर उसे कुचलना पड़े, अगर उसे दबाना पड़े, तो भी ये हथकंडा हर जो मजबूत राष्ट्र होता है वह कमज़ोर राष्ट्र को दबाने का प्रयास करता है और अपने हितों को साधने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। लेकिन जैसे मैं बात करूँ कि 1945 जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, जो सेकेंड वर्ल्ड वार मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जब ख़त्म हुआ, यानी कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर पहली बार पूरे विश्व में ऐसा हुआ कि परमाणु बम का उपयोग हुआ। मतलब उपयोग क्या कहेंगे, उसका दुरुपयोग हुआ। और उसके बाद एक जो नई परिस्थिति पूरे विश्व में बनी, उस पूरे नई परिस्थिति पे अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि 3 चीज़ें उभर के आई उस समय। सबसे पहली चीज़ जो उभर के आई वो एक आया प्रथम विश्व, जिसे कहा गया प्रथम विश्व, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड, इसे फर्स्ट वर्ल्ड कहा गया, प्रथम विश्व। अब ये प्रथम विश्व जो था
ये अमेरिका यानी कि यूएसए और इससे संबंधित जो इसके समूह के जो देश थे वो कहलाए प्रथम विश्व, वो कहलाए प्रथम विश्व। दूसरा जो द्वितीय विश्व उभर के आया, इसे द्वितीय विश्व कहा गया। द्वितीय विश्व मतलब सेकेंड वर्ल्ड। इसमें रसिया और उसके सहयोगी देश शामिल थे। और तीसरा जो उभर के आया वो उसे कहा गया तृतीय विश्व यानी कि थर्ड वर्ल्ड, यानी कि तीसरी दुनिया। जैसे भारत जैसे राष्ट्र जो अभी अभी आज़ाद हुए थे, अफ्रीका के भी उस समय कुछ देश आज़ाद हुए थे, तो उनका जो समूह था ये तृतीय विश्व युद्ध कहलाया। अब ये जो प्रथम विश्व था, जो फर्स्ट वर्ल्ड था, जो यूएसए और उसके सहयोगी राष्ट्र थे, उसके अलायंस के जो भी उसके अलाई कंट्री थे, तो उनका ये मानना था कि जैसे नौ उपनिवेशवाद उनका जो कॉन्सेप्ट था वो नौ उपनिवेशवाद पर आधारित था। मतलब न्यू कॉलोनियलिज्म, नौ उपनिवेशवाद को इंग्लिश में न्यू कॉलोनियलिज्म कहते हैं। तो अब नौ उपनिवेशवाद का मतलब ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्र जो थे वो विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा देशों पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे या थोपना चाहते थे। और इसके लिए अब यहाँ पे पहले नौ उपनिवेशवाद को, न्यू कॉलोनियलिज्म को समझने की कोशिश करें हम, तो जैसे इसमें सबसे पहली कोशिश ये की जाती थी कि अगर तुम हमारे प्रभुत्व को आराम से स्वीकार करते हो तो ठीक, नहीं तो आपको कर्ज देकर अपनी बात को स्वीकार करवाना, और फिर भी नहीं माने तो आपके साथ युद्ध करके और हमारा प्रभुत्व आप पर थोपना। ये पॉलिसी थी, ये सिद्धांत था यूएसए जो प्रथम विश्व कहलाया उसका और उसके सहयोगी देशों का। दूसरा जो था ये था रसिया, दूसरा विश्व रसिया। इन लोगों ने नाटो की स्थापना की। नाटो, इन लोगों का जो समूह था नाटो कहलाया, और रसिया का जो समूह था ये वार्सा पैक्ट कहलाया। वार्सा पैक्ट मतलब वार्सा की संधि इन लोगों का समूह था। तो इसका द्वितीय विश्व यानी कि रसिया जो था, तो ये एक ऐसा नहीं था कि रसिया की पॉलिसी साम्राज्यवाद की थी या फिर ज़्यादा देशों पर अपना प्रभुत्व जमाना, ये नहीं था। लेकिन रसिया की जो भावना थी वो ये थी समानता की भावना, यानी कि अपना वैचारिक साम्राज्य फैलाना, अपना वैचारिक साम्राज्य मतलब कि मेरे विचारों को दुनिया स्वीकार करे। जैसा कि अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति होता है तो वो क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो राष्ट्र हैं वो मेरे विचारों को स्वीकार करें, मेरी बातों को स्वीकार करें। तो जैसे रसिया के अंदर ये एक भावना थी कि जैसे समानता का कॉन्सेप्ट लाकर और अचानक हमने जो विकास किया है तो इसे पूरी दुनिया स्वीकार करे। तो ये जो था ये रसिया की भावना थी। और भारत या फिर इसके जैसे और भी जो राष्ट्र थे जो ये थर्ड वर्ल्ड कहलाए, जो तृतीय विश्व कहलाए, इनका ऐसा मानना था कि भाई अभी अभी आज़ाद हुए थे तो अब फिर से किसी एक गुट के साथ जुड़ना, कनेक्ट होना, यानी कि फिर से उसी स्थिति में आना। और हम ये चाहते थे कि हम अपने देश से संबंधित जो भी फैसला हो हम खुद लें, हम खुद संप्रभु बने। तो इनके साथ ये एक संकट था। तो इसके लिए इन्होंने अपनाया गुट निरपेक्ष नीति, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसे पॉलिसी भी कह सकते हैं, मूवमेंट भी कह सकते हैं।
ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसे मैं समझाऊंगा बाद में। तो गुट निरपेक्ष नीति जो थी, तो इन लोगों ने गुट निरपेक्ष नीति का मतलब ये हुआ कि हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे। हम न रसिया के गुट में रहेंगे और ना ही यूएसए के गुट में रहेंगे। हमारा अपना एक अलग समूह होगा और हमारा इन दोनों से मतलब होगा। अब ऐसा नहीं कि गुट में नहीं है तो यानी कि इस दुनिया से कट जाए। मतलब हम अपने हितों को साधने के लिए, अपना विकास करने के लिए इन देशों के साथ संबंध बना कर रहेंगे, लेकिन किसी एक देश के साथ हम शामिल नहीं होंगे, किसी एक देश के साथ हम नहीं रहेंगे। और इसका फायदा भी हुआ। लेकिन इसके पहले की जो चीज़ें थी वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी। लेकिन 1950 के बाद जैसे हमने देखा, तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी, वो धीरे धीरे सह अस्तित्व का सिद्धांत अपनाता गया। अलग अलग जो भी राष्ट्र थे, सबने धीरे धीरे सह अस्तित्व का सिद्धांत अपनाया, उसका कॉन्सेप्ट अपनाया, और ये यहाँ पे बन गई अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो थी, ये हो गई अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब अगला जो दौर आएगा वो आएगा आपका वैश्विक संबंध। अगला जो दौर आएगा वो आएगा वैश्विक संबंध। वैश्विक संबंध का मतलब होता है WR, मतलब ग्लोबल रिलेशन। वैश्विक संबंध का मतलब होता है WR, मतलब ग्लोबल रिलेशन। अब आगे की चीज़ों को समझते हैं, मैं मिटा दूं इसे आप लोग नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे सकते हैं कि 1945 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स जो थी, इसे समझाया मैंने। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे आए हम लोग। ये प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व, तृतीय विश्व, जिसमें नौ उपनिवेशवाद, ये यूएसए का सिद्धांत था। और ये रसिया जो द्वितीय विश्व युद्ध कहलाया, ये वैचारिक साम्राज्य फैलाना चाहता था, समानता, मतलब कार्ल मार्क्स का सिद्धांत पढ़ा होगा आपने। फिर तृतीय विश्व, जिसने गुट निरपेक्ष नीति यानी कि नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, मतलब भारत जैसे जो भी राष्ट्र थे जो अभी अभी आज़ाद हुए थे, तो इनका ये ग्रुप था, इनका ये गुट था। अब आगे हम देखते हैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मुख्य रूप से क्या होता था। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में दो से अधिक देशों के साथ संबंध होता था। देशों के साथ संबंध, रिलेशन बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, यानी कि दो या दो से अधिक देशों के साथ संबंध होना, ये मतलब एक सहयोगात्मक संबंध होना, ये कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या होता है कि हर राष्ट्र अपने राष्ट्र का हित देखकर और किसी भी देश के साथ संबंध स्थापित करता है। जैसे हमने रसिया के साथ अपने संबंध स्थापित किए हैं, तो रसिया ने भी हमारे साथ जो संबंध स्थापित किया है, तो रसिया ने भी हमसे अपना लाभ देखा है और हमने रसिया से अपना लाभ देखा है। तो इस तरीके के जो संबंध होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाते हैं। यहाँ पे राजनीति की बात नहीं आती। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो था, ये 1950 के पहले का जो दौर था, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहेंगे। लेकिन और ये ग्लोबल रिलेशन में क्या होता है, वैश्विक संबंध में क्या होता है कि कई देशों के साथ, कई देशों का समूह, कई देशों का सामूहिक संबंध होता है।
कई देशों का सामूहिक संबंध होता है, कई देशों का सामूहिक संबंध होता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जैसे रसिया शुरू से हमारा घनिष्ठ मित्र रहा है, लेकिन अभी का जो दौर है, वर्तमान की जो परिस्थिति है, तो रसिया से हमारा जो संबंध है, रसिया से हमारा जो रिलेशन है, तो हमारा रिलेशन सिर्फ रसिया से ही नहीं देखना है। अगर रसिया हमारा दोस्त बनता है तो अमेरिका के साथ उसका कैसा रिलेशन है, रसिया का चाइना के साथ कैसा रिलेशन है, पूरे विश्व पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें वैश्विक परिस्थिति को स्थापित करती हैं, जो वैश्विक संबंध है इसको स्थापित करती हैं। जैसे अगर भारत से चाइना के संबंध को समझना होगा हमें, तो सिर्फ ये व्यापारिक दृष्टि को ही नहीं समझना होगा। अगर हम सुरक्षा परिषद की बात करें तो सुरक्षा परिषद में समर्थन के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वहाँ पे चाइना हमारा शत्रु नजर आएगा। लेकिन अगर हम रसिया के दृष्टिकोण से देखें तो चूंकि रसिया हमारा मित्र है और ये रसिया का मित्र चाइना भी है, तो इस नज़रिए से चाइना हमारा मित्र नजर आएगा। अगर हम पर्यावरण इन्वायरमेंट के लेवल से देखें, उस रिलेशन से देखें, तो चाइना हमारा रिलेशन हमारा मित्र नजर आएगा। उसके बाद चाइना का अमेरिका से के साथ क्या संबंध है। अगर हम अमेरिका के साथ हमारा झुकाव है, आज की तारीख में अमेरिका की तरफ हमारा झुकाव है, तो हम ये देखेंगे कि अमेरिका से चाइना का क्या रिलेशन है, और चूंकि अमेरिका का रसिया के साथ क्या रिलेशन है, चूंकि हम भी जुड़े हुए हैं और रसिया हमारा भी मित्र है और अमेरिका से भी हमारे अच्छे संबंध है और रसिया से चाइना के भी अच्छे संबंध है। देखिए ये जो गुत्थी है, हो सकता है कि आपके मस्तिष्क का जो पटल है उसका उल्लंघन हो रहा हो, तो थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चाइना से हमारा रिलेशन समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा, सबसे पहले हमें ब्रिक्स समझना होगा, क्वाड समझना होगा, सुरक्षा परिषद को समझना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक वैश्विक संबंध को स्थापित करती हैं और आगे आने वाले दौर में, आगे आने वाले समय में जो है, मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि आगे वाला जो दौर आने वाला है वो ग्लोबल रिलेशन आने वाला है। आगे वाला जो दौर आने वाला है वो वैश्विक संबंध आने वाला है, ग्लोबल रिलेशन आने वाला है। और इस ग्लोबल रिलेशन को जो अपने आंसर में सही तरीके से समझा पाया उसी के नंबर अच्छे आएंगे। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के जो भी मेंस का पेपर जो होता है, उसमें अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो टॉपिक है उसका अगर आपको आंसर देना है, उसका उत्तर आपको देना है, तो सिर्फ आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नज़रिए से उत्तर देंगे तो उतने अच्छे तरीके से आप उसका कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे, उसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे, उसकी समीक्षा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ग्लोबल रिलेशन और वैश्विक संबंध के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो आप अपने उत्तर को सही तरीके से समझा पाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा पाएंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझना जरूरी था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। अब चूँकि इसे तो आपने देख लिया, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स हैं, तो थोड़ा हमें उस टर्म्स को भी समझने की ज़रूरत है कि वो टर्म्स क्या है, इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना है। और आज चूँकि हमारा ये पहला लेक्चर है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे हमारा ये पहला क्लास है, तो उस जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावली है, उसे भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ तो एक शब्द आता है कूटनीति। एक शब्द आप सबने सुना होगा, कूटनीति। आप सबने कूटनीति मतलब डिप्लोमेसी। कूटनीति मतलब डिप्लोमेसी। अब ये कूटनीति का मतलब इसको नकारात्मक भाव में नहीं लेना है, नकारात्मक भावनाओं में नहीं लेना है। कूटनीति का मैं वास्तविक अर्थ समझाऊं आपको। कूटनीति का मतलब ये होता है कि अपना ज़्यादा लाभ
साधना। यानी कि कोई भी देश अगर किसी देश के साथ अगर अपना संबंध बनाता है तो वहाँ पे वो ये देखता है कि हमारा ज़्यादा लाभ जो है सधे। तो यानी कि ज़्यादा लाभ साधने को ही कूटनीति कहते हैं। यानी कि हमारा अगर आपसे संबंध स्थापित करना है हमें आपसे, तो वहाँ पे हमारा ज़्यादा लाभ सधे, हमारा ज़्यादा लाभ हो, ये देखा जाता है। कूटनीति में यही होता है। तो यहाँ पे और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक 5-6 साल के जो बच्चे होते हैं, 5-7 साल के जो बच्चे होते हैं, तो अभी जैसे हम उनको ये बोलते हैं कि आप टॉफ़ी ज़्यादा मत खाना, आप टॉफ़ी ज़्यादा मत खाना, क्योंकि आपके दांत सड़ जाएंगे, दर्द होगा, दांत आपके टूट जाएंगे, तो फिर दोबारा दांत नहीं आएंगे। तो इसमें क्या है, तो वहाँ पे हम बच्चों को डर दिखाते हैं। तो ठीक है, चॉकलेट बच्चों के लिए हानिकारक है। अगर बच्चा खाएगा तो दांत को नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पे समझने की बात यह है कि अब ऐसा नहीं है, जो 5-7 साल का बच्चा है तो उसके अभी जो दांत है वो दांत कच्चे दांत है, उसका अभी ओरिजिनल दांत नहीं आया है। वास्तविक दांत आना तो अभी उसका बाकी है। वो कच्चे दांत टूटेंगे, फिर से दोबारा दांत उसके आएंगे। जबकि हमारे जो दांत है वो परमानेंट दांत है। तो डर हमारे दांतों को है, क्योंकि हमारे दांत टूट गए तो हमारे पास विकल्प नहीं है। लेकिन उस बच्चे के पास तो विकल्प है, उसके पास उसको पीड़ा होगी, नुकसान उसको होगा। चॉकलेट ज़्यादा खाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम जो उसे डर दिखा रहे हैं कि ज़्यादा टॉफ़ी खाओगे, ज़्यादा चॉकलेट का सेवन करोगे तो तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे, तुमको दर्द होगा, घाव होगा, या फिर जो भी परेशानियाँ होंगी। तो उससे क्या होगा, वो बच्चा डर जाता है, चॉकलेट कम खाने की कोशिश करता है। जबकि वास्तविक तो ये एक अलग बात है, लेकिन वास्तविक जो हम डर दिखा रहे हैं तो वहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि तुम्हारा दांत गिर जाएगा। जबकि उसके पास ये डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पास विकल्प है कि दोबारा उसके दांत आने वाले हैं। हमारे पास विकल्प नहीं है। तो वहाँ पे क्या है कि उसने चॉकलेट खाना बंद किया तो उसे भी फायदा हुआ, लेकिन ज़्यादा फायदा क्या हुआ, हमारा हुआ, हमारा पैसा खर्च नहीं हुआ। तो ये एक तरीके की, तो यानी कि कूटनीति को समझने का यहाँ पे हमने इस तरीके से प्रयास किया। तो ये कूटनीति को कभी भी नकारात्मक में नहीं लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये लाभ सिद्ध होता है। थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप समझ पाएंगे, कूटनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे 1990 का जो दौर था, 1990 का एक दौर था, तो अगर मैं आपसे प्रश्न करूं तो 1990 के बाद हमारे भारत में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है। यानी कि एक बहुत बड़ा बाजार उत्पन्न हो गया। यानी कि सौंदर्य प्रसाधन, यानी कि सुंदरता की ज़्यादा चीज़ें, सुंदरता बढ़ाने की ज़्यादा चीज़ें मार्केट में 1990 के बाद बहुत ज़्यादा आई। एक मार्केट की तरह छा गया। बहुत से आपने देखा होगा कि देखिए, जैसे मैगी का नाम सुना होगा आपने। मैगी आप सब लोग खाते होंगे। तो मैगी पे जब सबसे पहले सवाल उठा था कुछ सालों पहले, तो बाद में क्या था कि मैगी के प्रचार में एक माता जी को दिखाया जाता था। एक बुढ़ी माता जी को दिखाया जाता। वो माता जी आके क्या बोलती हैं कि अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरी अपनी मैगी के बारे में ऐसी बात कही जाएगी। मेरी मैगी से मेरा मैगी सेवन करने में सबका फायदा है। तो इस तरीके से जो भी प्रचार आता था, तो वहाँ पे क्या था कि यानी कि एक बुढ़ी माँ को प्रचार में दिखाना, वो क्या था, यानी कि माँ से सबका भावनात्मक लगाव होता है। तो ये एक कूटनीति है कि वहाँ से अब यहाँ पे तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं करेगा कि भाई एक माता जी बोल रही है, एक माँ बोल रही है और माँ से भावनात्मक लगाव है, तो ये क्या है, एक कूटनीति है।
इसी तरीके से कोलगेट के भी प्रचार में होता था। एक बूढ़ी माता जी आती थी, वो बोलती थी। तो ये इस तरीके से जो है, जो दौर आया, तो मतलब ये एक कूटनीति है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे आपने देखा होगा कि क्रीम वाले बोलते हैं कि गोरे होने की गारंटी लेते हैं, फेयर एंड लवली है, तो पॉन्ड्स है, तो हिमालयन है, तो ये है, यानी कि कई तरीके के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मतलब गारंटी देते हैं। तो जैसे कॉस्मेटिक बाजार, मतलब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा मार्केट हमारे देश में खड़ा हो गया, क्योंकि आबादी है, इतनी ज़्यादा आबादी है और लोग खरीदते थे। तो इसके पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि आपने देखा होगा कि उसके बाद 1900 क्या विश्व सुंदरी ये वो दौर था जब 1990 के विश्व सुंदरी, ब्रह्मांड सुंदरी, विश्व सुंदरी, ब्रह्मांड सुंदरी, यानी कि कई बार विश्व सुंदरी, कभी ऐश्वर्या राय, कभी सुष्मिता सिंह ब्रह्मांड सुंदरी, यानी कि मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, युक्ता मुखी, डायना हेडेन, इस तरीके से लगातार भारत से ही इन लोगों को चुना जाना, यानी कि भारत में ही इतने सुंदर लोग पैदा होते हैं। 1990 का जो दौर था, तो ये एक जो दौर था, विश्व सुंदरी कई बार होना, 1990 के दौर में ब्रह्मांड सुंदरी, लगातार भारत से ही चुनना। मैं जो विश्व सुंदरी या ब्रह्मांड सुंदरी पर बनी, मैं उनकी योग्यताओं पे सवाल नहीं उठाता हूं कि उनमें काबिलियत नहीं थी कि वो ये ब्रह्मांड सुंदरी नहीं बन सकती थी, विश्व सुंदरी नहीं बन सकती थी। लेकिन यहाँ पे ये एक कूटनीति भी तो हो सकती है कि इसकी वजह से क्या था कि कई सारे मल्टीनेशनल कंपनियों की कूटनीति हो सकती है, डिप्लोमेसी हो सकती है, कि भारत में एक बाजार पैदा करना, कॉस्मेटिक बाजार पैदा करना। तो ये क्या है? ये एक कूटनीति है, तो इसे हम कहेंगे कूटनीति। तो ये मुझे उम्मीद है, कूटनीति जो शब्द है, ये जो डिप्लोमेसी है, देखिए दुनिया में सबसे बेस्ट डिप्लोमेट जो होते हैं वो पाकिस्तान के माने जाते हैं। अपनी बात मनवा कर ही दम लेते हैं, उसके बाद भारत के माने जाते हैं, यानी कि किसी भी परिस्थिति में अपनी बात मनवा ही लेते हैं। तो ये कूटनीति जो डिप्लोमेसी जो टर्म है, इसको समझना जरूरी था। इसके बाद मैं चर्चा करूं आपका यहाँ पे इसके बाद मैं चर्चा करूं आपसे, तो जैसे कूटनीति और यहाँ पे युद्ध, कूटनीति और युद्ध। तो कूटनीति और युद्ध को समझने के लिए, यानी कि देखिए, लाभ, खर्च कम, लाभ खर्च कम, यानी कि कोई भी देश जब ये देखेगा कि हमें लाभ ज़्यादा मिल रहा है, खर्च कम है, तो क्या सोचेगा? वो युद्ध करेगा। यानी कि युद्ध में खर्च कम है और लाभ ज़्यादा मिल रहा है, तो क्या करेगा? युद्ध करेगा। अगर कोई देश ये देखेगा कि जितना लाभ है उतना खर्च है, तो क्या करेगा? वो सोचेगा, पहले ये प्रयास करेगा कि नहीं युद्ध न हो, उसके पहले के जो प्रयास हैं वो कर लिए जाए। कोई भी देश अगर ये देखेगा कि लाभ कम और खर्च ज़्यादा, तो क्या करेगा? युद्ध करेगा ही नहीं, वो युद्ध करेगा ही नहीं। अब देखिए, अगर लाभ ज़्यादा देखेगा, अगर लाभ ज़्यादा मिलेगा और खर्च कम मिलेगा, तो नेपाल जैसा देश भी युद्ध कर लेगा, भूटान जैसा देश भी युद्ध कर लेगा। अब इसमें, अब जैसे अमेरिका है,
अमेरिका अगर ये देखेगा कि लाभ ज़्यादा, अब देखिए इसमें भी क्या होता है कि एक सॉफ्ट कंट्री होती है, सॉफ्ट कंट्री और हार्ड कंट्री। सॉफ्ट कंट्री और हार्ड कंट्री। सॉफ्ट कंट्री मतलब भारत जैसा अगर कोई देश होगा तो क्या करेगा, युद्ध करना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे हर चीज़ को, हर परिस्थिति को आंकना है, देखना है। तो जैसे आपने देखा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध में होता क्या है, चलिए उसकी बात बाद में करेंगे पहले। तो सॉफ्ट कंट्री और हार्ड कंट्री, तो भारत जैसा, इंडिया जैसा जो देश है, ये युद्ध न हो ऐसा प्रयास ज़्यादा करेगा। अमेरिका, यूएसए जैसा जो देश है, ये क्या करेगा, डायरेक्ट युद्ध करेगा। तो ये सॉफ्ट कंट्री, हार्ड कंट्री, इस टर्मिनोलॉजी को समझ लीजिए आप। कूटनीति, युद्ध को आपने समझ लिया, कूटनीति को समझ लिया, ग्लोबल रिलेशन जो था उसे समझ लिया आपने, इंटरनेशनल रिलेशन को समझ लिया आपने ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझ लिया आपने, यहाँ पे आपने आईपी समझ ली, आईआर समझ ली, डब्ल्यूआर समझ लिया आपने, कूटनीति समझ ली, सॉफ्ट कंट्री, हार्ड कंट्री समझ लिया आपने। अब मैं आपको बताऊं, जैसे किसी भी देश के साथ अगर कुछ रिलेशन है, अगर जैसे फिलहाल में अगर हम इजराइल और फिलिस्तीन की बात करें हम, तो जैसे भारत ने इजराइल का समर्थन किया, तो यहाँ पे जो एक अच्छा जानकार व्यक्ति होगा वो क्या बोलेगा कि भारत के इस समर्थन का विरोध करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा तटस्थ रहना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। अब जैसे तत्काल की बात करूँ मैं, तो जैसे अफगानिस्तान की जो परिस्थिति बनी थी, जो मुद्दे बने थे, तो उसमें क्या था कि कुछ भी बोलना, यानी कि जब तक सही तरीके से पूरे परिस्थितियों का आकलन न करें तब तक उस पर कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ऐसा होता है। तो इसलिए धैर्य बनाए रखना और सारी चीज़ों को, सारी परिस्थिति को देखते हुए, जैसे भारत बिल्कुल अफगानिस्तान के मुद्दे पर बिल्कुल तटस्थ हो गया, मतलब न्यूट्रल हुआ, तो ये भारत ने अच्छा किया। तो यहाँ पे चीज़ें जो हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इसी तरीके की होती हैं। और आज का हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन जो था, आज का हमारा जो टॉपिक था, ये क्लास 8 तक क्लास था और पहला लेक्चर था। और मुझे उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है इसे आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसके आगे भी और लेक्चर आते रहेंगे। तब तक के लिए मैं रजनीश कुमार सिंह अपने इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर के साथ।